सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। तो सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। तो जो भी न्यूज के अंदर आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें वो लेकर के आपके लिए आ जाता हूं। बस आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय प्रमुख घटनाक्रम, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आपको राजस्थान जीके सही समझ में नहीं आ रहा तो रात्रि 8:30 बजे की मेरी क्लास जरूर लगाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करें शुरू, लेके बजरंग बली का नाम, करते हैं शुरू काम। देखिए, जालोर विधायक गर्ग होंगे विश्वविद्यालय के नए मुख्य सचेतक। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये याद होना चाहिए कि अब सचेतक ये बना है, तो इससे पहले कौन था और इससे पहले सीएम कौन था। तो सीएम जादूगर को तो सब जानते ही हैं। अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचेतक थे महेश जोशी और उप सचेतक थे महेंद्र चौधरी। दोनों ही मैं वाले हैं ना, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी। मुख्य सचेतक कौन थे? महेश जोशी। उप सचेतक महेंद्र चौधरी। अब मुख्य सचेतक कौन बने हैं? तो जोगेश्वर गर्ग बने हैं मुख्य सचेतक। इनकी खास बात यह है कि 6 बार इन्होंने चुनाव लड़ा, 5 बार ये जीते हैं। 6 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 5 बार जीते हैं, ये इनकी उपलब्धि है। कहां से है? ये जालोर से है। याद रह जाएगी बात ये कि जालोर से जो विधायक हैं जोगेश्वर गर्ग, वो मुख्य सचेतक बने हैं। इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने 6 बार विधानसभा के चुनाव लड़े, 5 बार जीत गए। इनसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी और महेंद्र चौधरी थे उप सचेतक। गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव। ये जो नाम बदलने का सिलसिला है, ये सबसे ज्यादा यूपी में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है और जिसका मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उसका पूरा नाम है अजय सिंह विष्ट। अजय सिंह विष्ट, ये याद रख लेना। तो गाजियाबाद का जो नाम है वो बदलकर हरनंदी नगर, गजप्रस्थ, दूधेश्वर, इनमें हो सकता है कोई भी। ज्यादा जो संभावना है वो गजप्रस्थ की है। तो गाजियाबाद का नाम चेंज होने की संभावना है। पूछेगा गाजियाबाद किस स्टेट का है? यूपी, जिसकी राजधानी लखनऊ, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस याद हो रही है, ये याद रख लेना है। फिर इसके बाद हम बात करें, खरीदनी नहीं पड़ेगी 200 मेगावाट महंगी बिजली, बचेंगे 3092 करोड़। ये मामला सुर्खियों में है। पहले तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिजली खरीद पर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द। खरीदनी नहीं पड़ेगी 200 मेगावाट। देखिए, बिजली खरीदने से जुड़े 2 मामलों में दिया आदेश। अब इसके अंदर क्या है कि एक निजी उत्पादन कंपनी ने 5.51 यूनिट दर की थी अंकित। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने महंगी दर पर खरीद से किया था मना। इन कंपनियों से खरीद रहे बिजली, एक तो डीबी पावर 4.81 रुपए प्रति यूनिट 310 मेगावाट, मारुति क्लीन 4.91 रुपए प्रति यूनिट 195 मेगावाट, एसकेएस पावर 2.88। बस ये 3 कंपनियां याद रख लेना कि इनसे अपने बिजली खरीद रहे थे। अब मामला जो सुर्खियों में रहा वो क्या है? देखिए, ये है मामला। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने 25 साल के लिए 1000 मेगावाट बिजली खरीद के लिए निविदा जारी की थी। किसने की थी? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने। इसमें से कई कंपनियां आई। 3 कंपनियों की रेट तो एक्सचेंज दर के अनुसार थी, लेकिन 2 कंपनियों की रेट ज्यादा थी। इनमें से एक एमबी पावर कंपनी भी थी, जो सूची में 7वें नंबर पर रही। रेट ज्यादा होने के कारण निगम ने इससे बिजली खरीदने से मना कर दिया। इस पर कंपनी हाईकोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने 20 सितंबर 2021 को निगम को इस कंपनी से बिजली खरीदने के आदेश दिए। इसके खिलाफ प्रसारण निगम और ऊर्जा विकास निगम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामला है, बस याद क्या रखना है, इन 3 कंपनियों को याद रख लेना। इनसे अपने बिजली खरीद रहे थे इन 3 कंपनी। नेक्स्ट, ग्रेबियल अटल बने फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ये जिस पार्टी में शिक्षा मंत्री थे, अब उसके ये प्रधानमंत्री बने। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरे की ये किसके प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं।
फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 34 साल गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री नामित किया है। वह फ्रांस के अब तक के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है। उन्होंने 62 साल की एलिजाबेथ बोर्न के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनकी जगह ली है। जगह किसकी ली है? तो याद रखिए 62 साल की एलिजाबेथ बोर्न की जगह ये नामित हुए हैं। जब इस साल के आखिर में होने वाले यूरोपीय संघ के चुनाव से पहले मैक्रो अपनी टीम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना है अपने को कि सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो गैब्रियल अटल को बनाया गया है। जब जब अंगना फूल खिलेंगे याद आएंगे उस्ताद राशिद खान। 2% याद रख लो, 2-3% इंपोर्टेंट जो है। एक तो कि ये किस घराने के गायक हैं? रामपुर सहसवान घराने के ये गायक हैं। रामपुर सहसवान घराने के गायक का 55 साल की उम्र में कैंसर से निधन। अब ये रामपुर सहसवान घराना था, इसका संस्थापक है इनायत हुसैन खां। इनायत हुसैन खां, और इनका संबंध है शास्त्रीय संगीत से। शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है और इनको 2006 में पद्म श्री से नवाजा गया और 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। याद रह जाएगा किस घराने से संबंध रखते हैं, क्योंकि देखो प्रश्न यहां से बनेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस्ताद राशिद खान का संबंध किस घराने से है? रामपुर सहसवान घराने से है। इस घराने का संस्थापक बताओ इनायत हुसैन खां। इनका संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से है। और इनको पद्म श्री कब मिला था? 6 में, 22 में मिला था पद्म भूषण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी। ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। संकल्प की एक बार विजिट आप जरूर करें। सरयू की लहरों पर अत्याधुनिक तकनीक वाले सर्विलांस रूम। देखिए, रोजाना मैं आपके लिए राम मंदिर पे कुछ ना कुछ लेकर आ रहा हूं। आज पता लगा कि राम जी दामाद कहां के थे? नेपाल से थे। बेटी सीता बस रहा घर जनकपुर से नेगचार होंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, अयोध्या भगवान श्री राम 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होंगे, तब नेपाल के जनकपुर की बेटी जानकी का घर बसेगा। जनकपुर को माता सीता का मायका होने का गौरव हासिल है, तो भगवान राम पूरे नेपाल के जमाई यानी दामाद जी हैं। समारोह में जनकपुर के लोग उसी तरह का नेकचार विधि व्यवहार कर रहे हैं जैसा शादी में बेटी के परिवार वाले करते हैं। इसी भाव से नेपाल के लोग बेटी सीता का घर बस जाने और राजप्रसाद बन जाने की खुशी को लेकर देने के लिए 1100 उपहार लेकर आए हैं। इन अतिथियों से पत्रिका ने बातचीत की और उनके आल्हाहित उदागरों को महसूस किया। तो बस ये याद रख लेना, नेपाल के लोगों को कहना है कि जिस दिन राम सीता मंदिर में विराजेंगे उस दिन तो नेपाल में दिवाली मनेगी, लेकिन उससे पहले ही जिस दिन डोली आई उस दिन लोगों ने विशेष उत्सव मनाया। मेन बात यह है, आपके लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे बंसी पहाड़पुर का पत्थर लग गया, जितना फर्श है वो राजस्थान के पत्थर से बना, संगमरमर से मूर्ति में भी योगदान रहा, फिर जो अपने चांदी के बर्तन है वो चेन्नई से आ गए थे, कपाट कल महाराष्ट्र से बन गए थे, और अब याद रख लेना कि दामाद कहाँ के हैं? नेपाल के। प्रश्न वाला पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। तो बस जनकपुर है ना, जानकी, जनकपुर की बेटी जानकी, नेपाल के जनकपुर की बेटी जानकी। और या वो ये पूछेंगे कि ये बताओ इस दिन जब दिवाली के रूप में किसने मनाया? तो नेपाल ने मनाया। बस जयपुर की दिव्य कीर्ति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार अवार्ड मिला है और अर्जुन पुरस्कार अवार्ड आपको पता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मान सकते हैं और जिसका नाम बदलकर बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार है ये दूसरा, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इसके अंदर एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और 15 लाख नगद। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जयपुर की दिव्य कीर्ति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है। और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? महावीर सैनी को मिला है। दो बातें हैं और ये पेपर में मिलेगी, एक तो दिव्य कीर्ति पहली महिला घुड़सवार, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? द्रोणाचार्य महावीर सैनी को दिया गया। अब है सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय क्षेत्र में बनाएगी नया एयरपोर्ट। मामला क्या है? अभी मोदी जी लक्षद्वीप के अंदर गए ताकि लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा मिले और टूरिस्ट यहां पर आए।
लेकिन जैसे ही लक्षद्वीप में गए उन्होंने कुछ पिक्चर अपने शेयर की, चाहे वो फेसबुक थी या इंस्टा थी या कहीं भी ट्विटर था, वहां पे शेयर की, तो कुछ लोगों को जलन हो गई, मालदीव को खास करके, और उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारा टूरिस्ट है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। तो उनके कोई 2-3 मंत्री थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। बाद में वहां का राष्ट्रपति, उसको पता लगा ये तो बात गले में आ गई, अभी अभी बना हूं और चीन का कहना ज्यादा मान रहा हूं, इधर भारत से पंगा ले लिया। तो फिर उसने उन 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। ये कुछ ले दे करके मामला है। अब ये बात इतनी तूल पकड़ी कि ये मानो हर जनता लग गई पीछे मालदीव के। मालदीव में कुछ गए हुए थे पर्यटक, वो भी वापस आ गए, उन्होंने अपनी फोटो शेयर कर दी कि साहब हम तो अपने वापस आ गए हैं यहाँ से। तो ले दे कि ये मामला था। अब बात ये है कि यहाँ पर मिनिकॉय के अंदर, लक्षद्वीप का एक दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। अपने बोलते हैं अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अपने कहते हैं लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से होती है। तो वो जो मिनिकॉय द्वीप है वहां पर एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बस ये एक याद रखना है, कल को पूछ ले तो नया एयरपोर्ट कहां बन रहा है। भावुक होकर शमी बोले अर्जुन अवार्ड पाना सम्मान, यह मेरे लिए सपना सच होने के जैसा है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है 8 पुरुष क्रिकेटर बन चुके हैं अर्जुन अवार्ड। पहला अर्जुन अवार्ड किसे मिला था, सलीम दुर्रानी, क्रिकेटरों की लिस्ट है। 61 में, फिर सुनील गावस्कर 75 में, कपिल देव को 80 में, सचिन तेंदुलकर को 94 में, कोहली को 13 में, रोहित शर्मा को 15 में, शिखर धवन को 21 में और मोहम्मद शमी को 2024 में। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सब में से कोई 4 उठा ले, 3 उठा ले, बताओ किसको नहीं मिला। तो एक क्वेश्चन तो बन सकता है, अभी हाल ही में किसे मिला है, मोहम्मद शमी को मिला है। एक तो ये याद रखिएगा, मोहम्मद शमी को मिला है। अब दूसरा ये याद रखिए, अर्जुन अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, तो ये एक लिस्ट है पूरी की पूरी, है ना। ये अर्जुन अवार्ड जिनको दिया गया उनकी एक पूरी लिस्ट है, तो ये याद रखनी है। द्रोणाचार्य अवार्ड महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलीट, आरबी रमेश शतरंज और ललित कुमार कुश्ती में मिल गया, ये मतलब इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। सब एक लिस्ट है, ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी अच्छी तरीके से लिख लेना, पढ़ते रहना, क्योंकि परसेंट डायरेक्ट आएगा यहाँ से, कोई रोकने वाला नहीं है इधर। लोग ताना देते थे उम्र होगी रिटायर हो जाओ, लेकिन मुझे वापसी की जिद थी। भारत की 30 वर्षीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। अब प्रश्न पूछेगा कि दीपा कर्माकर का संबंध, तो अगरतला त्रिपुरा, जन्म इनका अगरतला त्रिपुरा में हुआ। लोग ताना देते थे उम्र होगी रिटायर हो जाओ, लेकिन मेरी वापसी की जीत थी। 4 नंबर पर रही थी दीपा 2016 के रियो ओलंपिक में, और 1 गोल्ड और 3 कांस्य पदक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में इसने जीते थे। 1 कांस्य कॉमनवेल्थ और 1 एशियन चैंपियनशिप में जीता था। तो ये उपलब्धि याद रखिएगा। और मतलब प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है। दूसरा भाई, जिम्नास्टिक खिलाड़ी है दीपा कर्मा। एक खिलाड़ी रोजाना लाता हूं ना, तो याद रखिए कि वो संबंध पूछेगा, या तो कहां से है या उसका संबंध किस खेल से है। इसी तरीके से ये है, कल जैसे मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से रुद्राक्ष और मेहुली, ये भी निशानेबाजी एशियाई एथलेटिक, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर किया है इन्होंने। भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष और रुद्राक्ष पाटिल। प्रश्न क्या पूछेगा, इनका संबंध बताओ किससे है। तो इनका संबंध एयर पिस्टल मतलब से है, और कितनी 10 मीटर एयर राइफल। श्रीकांत ने जीत के साथ की शुरुआत। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, पूरा नाम कल को पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका पूरा नाम क्या है, किदाम्बी श्रीकांत है। नहीं, मंगलवार को या मलेशिया ओपन सुपर, मेरा मेन मकसद ये था कि कल को आप याद रख लो कि जो किदाम्बी श्रीकांत है, किदाम्बी श्रीकांत, इसका संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से है। इनका जन्म 1993 में आंध्र प्रदेश में हुआ। 2015 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 18 में पद्म श्री दिया गया। तो इंपॉर्टेंट तो बनता है, ये इंपॉर्टेंट तो बनता है।
भूटान में पीडीपी को मिला 2/3 बहुमत। 5 साल बाद तोबगे फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री सेरिंग तोबगे की पार्टी ने संसद में करीब 2/3 सीटों पर जीत दर्ज की है। तोबगे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल ही में तोगबे जो भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं वो किस पार्टी के हैं? तो याद रखिए पीडीपी पार्टी के हैं। पीडीपी पार्टी का कौन बना है? तो तोगबे बना है। तो पार्टी को 2024 के नेशनल असेंबली चुनाव में 47 में से 30 और भूटान फेडरल पार्टी बीटीपी को 17 सीटें मिली थी। जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस है ना, वैसे ही यहां पर है। इस तरह तोगबे की 5 साल बाद पीएम से के रूप में वापसी हो रही है। भूटान के चुनाव आयोग ने के अनुसार चुनाव में पीडीपी को 42% फीसदी मिले। लगभग यही मतलब रखना है याद कि 40-42% मिला, लेकिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लेना, काम चल जाएगा। चुनाव में हैप्पीनेस बना था बड़ा मुद्दा। चुनाव में आर्थिक विकास की बजाय सकल राष्ट्रीय खुशी, ग्रोस हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट बात है। कल को पूछे ये बताओ किस देश के चुनाव में हैप्पीनेस बना बड़ा मुद्दा? तो भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। याद रख लेना, कोई बात नहीं। गांधी अभ्यारण्य चीतों के लिए फेमस है। गांधी अभ्यारण्य है कहां? तो गांधी अभ्यारण्य चीतों के नए पहुंचे चीतल, चीतों के लिए। ये गांधी अभ्यारण्य मंदसौर मध्य प्रदेश में है। तो यहां पर मैंने 3 बातें लिख दी जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और वो 3 बातें कौन सी है आप समझना कि एक तो कुन्नो नेशनल पार्क पेपर में पूछा जाता है, कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। एक कुन्नो नेशनल पार्क है, एक कान्हा है और एक गांधी सागर है। गांधी सागर, कुन्नो और कान्हा, ये तीनों कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। बस ये याद रख लेना। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 से 12,000 करने की तैयारी। इस बात को बस इतना समझ लो आप कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। पहले क्या था कि 6,000 रुपए दिए जाते थे। अब कहते हैं कि जो बजट आएगा उस बजट के अंदर इसको बढ़ाकर 12,000 करने का इनका लक्ष्य है। अब जब बजट आएगा तो फाइनल हो जाएगा, लेकिन याद रख लेना कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो शुरू कब हुई थी? फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। फरवरी 2019 में मोदी ने यूएई राष्ट्रपति का स्वागत किया है। वाइब्रेट गुजरात सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 2019 में हुआ, उसके बाद में नहीं हुआ। अब 2019 के बाद अब हो रहा है। और है कौन सा ये सम्मेलन? वाइब्रेट गुजरात सम्मेलन। मोदी ने यूएई राष्ट्रपति का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, नाम भी बहुत लंबा है इसका, है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का गले लगाकर स्वागत किया। उनके साथ रोड शो भी किया। मोदी ने उन्हें ब्रदर कहकर संबोधित किया, हेलो ब्रदर, ये कहा होगा शायद। पीएम बुधवार को 10वें वाइब्रेट गुजरात वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश विदेश की प्रमुख 200 कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। और आपको बता दूं कि जो 2019 में जब ये सम्मेलन हुआ तो 15 देशों ने भाग लिया था। अब 2024 का गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और इसमें 32 देश भाग ले रहे हैं। देश की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2। अगर आप जीके पढ़ रहे हो राजस्थान का तो आपने कभी पढ़ा होगा कि सबसे विश्व की भी सबसे ज्यादा उम्र की बाघिन मछली का अभी हाल ही में निधन हो गया। मछली किसकी थी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की थी। अब कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा बाघिन जो उम्र की है वो सरिस्का के अंदर है। 19 साल 6 महीने की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 की मंगलवार शाम को मौत हो गई। पूंछ में घाव होने के कारण 9 अगस्त 2022 को एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था। बाघिन को 4 जुलाई 2008 को रणथंभौर से सरिस्का लेकर आए गए थे, है ना। तो सरिस्का में लेके आए थे इसको क्योंकि जब ये 4 जुलाई 2008 को सरिस्का से शिफ्ट किया था तो सरिस्का विश्व में बाघ शिफ्टिंग वाला पहला अभयारण्य बना था। और आप सब जानते हैं कि सरिस्का के अंदर जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू की गई थी?
सरिस्का के अंदर बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1978 में, क्योंकि पहली बाघ परियोजना शुरू हुई थी रणथंभौर 1973 में, दूसरी सरिस्का में, तीसरी धर्रा 2013 में और चौथी रामगढ़ विस्तारी 2021 के अंदर। और 2023 के अंदर बाघ परियोजना जो पांचवी शुरू हुई थी वो हुई थी धौलपुर, करौली, भरतपुर के क्षेत्र के अंदर शामिल। तो बस याद रख लेना ST2 है। सरिस्का में सबसे ज्यादा उम्र की बाघिन जिसकी अभी हाल ही में मौत हुई है उसका नाम क्या है? ST2 है। कर्नाटक में मंकी वायरस से पीड़ित लड़की की मौत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मंकी वायरस से किस राज्य के अंदर मौत हुई है? तो याद रखिए ये मौत हुई है कर्नाटक, बेंगलुरु। शिवमोगा की 19 साल की लड़की की मंकी वायरस से मौत हो गई। अब इसे कायासानूर फॉरेस्ट डिजीज भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? कायासानूर फॉरेस्ट डिजीज भी कहते हैं। इसमें तेज बुखार आ जाता है, नाड़ियों में सूजन आ जाती है, पूरे शरीर पर दाने व फफोले हो जाते हैं। यह रोग जो है वो मनुष्य व कुछ जानवर के अंदर भी देखा जा सकता है। तो मामला ये है कि मंकी वायरस से अभी हाल ही में कहां मृत्यु हुई है? तो याद रखना कर्नाटक के अंदर। गूगल का प्रोजेक्ट वाणी 773 जिले में हिंदी और अन्य भाषाओं का डेटा सेट बनेगा। मतलब ये हुआ कि एक तो आपको याद रखना है 773 जिले। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात इतनी है कि हिंदी के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए गूगल ने प्रोजेक्ट वाणी शुरू किया है। कि हिंदी के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए अभी हाल ही में गूगल ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो याद रखो प्रोजेक्ट वाणी, प्रोजेक्ट वाणी शुरू किया है। बाघों से ज्यादा IFS भिड़ रहे, 114 बिल रोके, नतीजा संरक्षण प्लान धराशायी, टाइगर मिशिंग, शावक मर रहे हैं, खूब है। लेकिन मैंने तो यहां से एक ही क्वेश्चन निकाला कि बात चल रही है रणथंभौर की, तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कहां? तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1955 में। 1973-74 के अंदर इसमें बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी और 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसका मुख्य जीव है बाघ। इसे बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें थोड़ी सी याद रख लेना। तो ये जितनी बातें बता रहा हूं, अगर आप रजिस्टर लगा रहे हो और उसके अंदर रोजाना कुछ ना कुछ लिख रहे हो तो आने वाले दिनों में यहां से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। आज ही की खबर है बिसलपुर को चंबल से जोड़ने के लिए। देखो एक दिन कभी खबर आई थी कि बिसलपुर जो बांध है उसमें जल आवक क्षमता बढ़ाने के लिए, जल आवक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? तो आंसर था कि ब्राह्मणी बनास लिफ्ट परियोजना चलाई गई। बिसलपुर में जल आवक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी? ब्राह्मणी बनास लिफ्ट परियोजना चलाई गई। अब है कि बिसलपुर को चंबल से जोड़ने पर काम होगा। प्रश्न आएगा अभी हाल ही में बिसलपुर को बताओ किस नदी से जोड़ा जा रहा है? तो चंबल से। ये बिसलपुर बांध राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जल आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास लिफ्ट परियोजना चलाई जा रही है। बिसलपुर बनास नदी पर है, रंगीन मछलियों के लिए फेमस है। आपको पता है मछलियों के लिए तो कानोता बांध जयपुर भी फेमस है, लेकिन रंगीन मछलियों के लिए फेमस है बिसलपुर बांध। और विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव ने इसका निर्माण करवाया था। पेयजल में सबसे बड़ा बांध है बिसलपुर। जल भराव में सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। सबसे ऊंचा बांध है जाखम। पश्चिमी राजस्थान का जल भराव में सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है पाली, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध करौली में है। और ऐसा बांध जिसके सभी दरवाजे खोल दे, एक बूंद जल शेष ना रहे, वो टोरडी सागर बांध टोंक में है। और मेजा बांध जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है उसे राजस्थान का ग्रीन माउंट कहते हैं। और नंद समंद बांध जो है वो राजसमंद में है, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। और मोती झील बांध भरतपुर में है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये था आज का। और एक लास्ट क्वेश्चन और है कि 3.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देश में प्रथम स्थान पर राजस्थान। बस एक लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कल भी बताया था। तो याद रख लेना कि क्रेडिट कार्ड बनाकर देश में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो याद रखना ये पहला स्थान किसने हासिल किया है? राजस्थान ने हासिल।
किसान क्रेडिट कार्ड में पहला स्थान कितने, एक 3.5 लाख, बस ये याद रखो। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा। अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना, और अगर आपने नोट्स बनाए तो ये मानो कि फिर तो काफी हद तक आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है। क्लास आपको कैसी लग रही है ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। किस जिले से आप देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर लिख करके मेरे को बताएं कि सर मैं इस जिले से हूं, मेरा ये नाम है, मेरे को क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं, वो भी आप जरूर बताएं। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। शाम को 8:30 बजे राजस्थान जीके को आसान बनाना है तो मेरे साथ लाइव आइए। जय हिंद, जय भारत।